तो गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हम एंट्रोपी चेंज पढ़ रहे थे और हमने एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस देख लिया था। उसमें हमने एक वॉल्यूम वाला और एक प्रेशर वाला दो फॉर्मूले देखे थे और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने देखा था कि कब एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, जिनमें एक हीटिंग का केस था, केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो था, मेल्टिंग के टाइम पर, बॉइलिंग के टाइम पर, सब्लिमेशन के टाइम पर। ठीक है। और हमने कहा था मिक्सिंग ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस में भी आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। और इसके अलावा आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा तब भी आपकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अब एक और कॉन्सेप्ट आज देखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस फॉर इरिवर्सिबल। हाँ, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं होता इसलिए इसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। देखिए, बहुत आसान सी चीज है। हमें सबको पता है कि जो हमारी एस है वो एक स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसको क्या फर्क पड़ना है कि वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो अगर हम आपसे कहें कि चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम एज चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो ब्रैकेट में चाहे आप लिख लीजिए इफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन सेम। ठीक है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी तो डेल्टा एस इरिवर्सिबल और डेल्टा एस रिवर्सिबल दोनों इक्वल होंगे। चलिए, तो अगर हमें इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नॉर्मल कोई मेथड नहीं है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम करेंगे क्या, हम उसे एक ऐसे पाथ में कन्वर्ट करेंगे जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस भी आती होगी। ठीक, तो इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, टू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर irreversible, to calculate change in entropy for irreversible process, choose equivalent reversible process, equivalent reversible process। हाँ, ये इक्विवेलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस है, यही समझना जरूरी है। बहुत आसान सा है, अभी समझा रहे हैं, यही समझा रहे हैं आपको। बिटवीन टू स्टेट्स, ये आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट हो, ठीक है। टू स्टेट्स ऑफ irreversible process, irreversible process। तो एक एग्जांपल से इसको समझा रहे हैं आपको। देखिए, एग्जांपल लिया हमने और एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास H2O लिक्विड हमें दिया हुआ है जो कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, फाइन। और यहां पर आपको दे दिया गया 1 atm, ये भी 1 atm पे है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सी नहीं किया। अगर 100 डिग्री सी होता तो क्या होता, ये रिवर्सिबल हो जाता। यहां पे आपको दे दिया 25 डिग्री सी, लेट से ऐसे आपको कुछ दे दिया गया। समझ में आया? तो आपने कहा सर ये तो हमारी हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इस इरिवर्सिबल प्रोसेस को आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। अब इक्विवेलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब देखिए क्या होगा। अगर मैं इस H2O लिक्विड को कहां ले जाऊं पहले, हाँ, H2O लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, 1 atm मेरे पास प्रेशर हो और साथ में मेरा जो टेम्परेचर है उसको मैं 100 डिग्री सी कर लूं। बहुत ध्यान से समझना इसको, ये आ गया, क्लियर। इसके बाद मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया H2O गैस में और ये मेरे पास था 1 atm 100 डिग्री सी। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो हमारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी हो गई बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। ये समझ में आया? ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूं आपको, ये वाली प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है। हो सकता है आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया हो, डजंट मैटर, आप केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। चलिए ऐसे लिख लीजिए 298 केल्विन, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा,
373 केल्विन। क्लियर है, इस पे तो कोई डाउट नहीं। चलिए, और फिर मैं इसको वापस किस पे ले जाऊं? यस, 25 डिग्री सी पे। अब जरा सी समझना, यहां पर मेरे पास इक्विवेलेंट प्रोसेस जो है वो 3 प्रोसेस है। मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, इसका कॉम्बिनेशन मेरा बन रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलिए, तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि टोटल डेल्टा एस इरिवर्सिबल, ये इक्विवेलेंट है डेल्टा S1। डेल्टा S1 फर्स्ट प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज प्लस डेल्टा S2, डेल्टा S2 सेकेंड प्रोसेस की, और फिर डेल्टा S3। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ, अब बात यह है कि डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3 हम कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा S1 आपको पता है ये क्या चीज है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको दिया हुआ है प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहां पे अगर हम आपसे कहें कि भाई डेल्टा S1, इसका फॉर्मूला हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट वाले के लिए, तो हम इंटीग्रेशन डी क्यू रिवर्सिबल बाय dt, और इसको हम लिख देंगे, कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए एन सी पी डी टी बाई डी टी। ठीक है, एक मिनट, यहाँ डी टी नहीं है, टी है, सॉरी सॉरी, मैंने डी टी यहाँ लिख दिया। बिल्कुल 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 ठीक है। टेम्परेचर T1 से T2, T1 कितना है? 298 केल्विन डालना बेटा, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती बस ये हो जाती है, 373। यस। अच्छा, ये सीपी किसके लिए बताओ? सीपी किसका है? सीपी की वैल्यू होगी सीपी फॉर H2O लिक्विड, सीपी फॉर H2O लिक्विड। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास N, सीपी मेरा आ गया सीपी H2O लिक्विड इंटू ln 373/298। जरा चेक कर लो, LNT आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा S1 आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब आपने कहा सर डेल्टा S2, डेल्टा S2 तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके लिए आपको बताया था ये आपका हो जाता है डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जिसपे ये प्रोसेस हो रही है 373। और डेल्टा S3 की अगर मैं बात करूं, S3 प्रोसेस आपकी हो जाएगी वो बिल्कुल पहले की तरह कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, डी की रिवर्सिबल बाय टी। यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन एन सी पी डी टी वाई टी। टेम्परेचर जो है आपका वो 373 से 298। क्लियर है? हाँ, यहां पर जो सीपी है वो किसके लिए होगी? ये होगी सीपी H2O गैस, और ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक, तो यहां से आप एन सीपी H2O गैस, और ये आपका जाएगा ln 298/373। प्लीज ध्यान रखिएगा, एक में 373/298 क्योंकि टेम्परेचर 298 से 373 जा रहा है S1 में, और S3 में ln 298/373 बस। और डेल्टा S इरिवर्सिबल जो है वो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। ये मैंने आपको इसलिए भी कराया कि बाद में हम एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, वहां पर भी इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, या गिब्स फ्री एनर्जी में भी ऐसा होता है। नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मेरे ख्याल से 5th पॉइंट चल रहा होगा शायद। ये आपका है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सिस्टम की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे डेल्टा S सराउंडिंग। फाइन, और इसको डिफाइन किया गया, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए बेटा। डेल्टा S सराउंडिंग जो आपका है ये आपका -Q सिस्टम बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये होता है। ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ट्रू फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ। दोनों ही प्रोसेस के लिए जो आपका डेल्टा टी सराउंडिंग होता है वो माइनस क्यू सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। हाँ जी, ये नोट कीजिए। और इसके बाद जिस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो क्या है, वो देखिएगा, स्पॉन्टेनियस। हाँ, इस पे क्वेश्चन मिलते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। पहले हेडिंग डाल लीजिए, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये नाम सुना है आपने, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से हो जाए, ठीक है, या उसको आप सेल्फ अकरिंग भी कहते हैं। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे आपने देखा होगा वाटर जो है वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर फ्लो करता है, ये नेचुरल प्रोसेस। इसी तरह से एनर्जी जो है या हीट जिसे आप कहते हैं वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, यस, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोसेस which proceeds without assistance of external agent। एनसीईआरटी की डेफिनेशन बिल्कुल लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। हाँ, या इसको आप समझने के लिए कर सकते हैं सेल्फ अकरिंग। तो ये आपकी हो जाती है इज नोन एज स्पॉन्टेनियस, फाइन। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए पड़ गई एक्सटर्नल एजेंट की तो वो क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। हाँ, चाहे तो अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस लिख लीजिए, या पूरी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, प्रोसेस विच प्रोसीड्स विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट is known as नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है जी। अच्छा, बोले ये तो ठीक हो गया, लेकिन अब इसका एंट्रोपी चेंज के साथ क्या रिलेशन है? तो कहा यह गया बेटा कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको याद रखना, फॉर स्पॉन्टेनियस, एक बार ये इसके टर्म्स में आएगा, एक बार ये डेल्टा जी के टर्म्स में आएगा। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और अगर ये 0 हो गई, बिल्कुल सही बात है, 3 केसेस हो सकते हैं, तो 0 अगर ये हो गई तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, फाइन। हाँ, डेल्टा एस यूनिवर्स का मतलब 0 का मतलब क्या हो गया, एस आपका कांस्टेंट हो गया, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। सो नो चेंज इन एंट्रोपी। एस कौन सा, यूनिवर्स की बात हो रही है, ध्यान रखिए, यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ना यहीं पे कई बार ये स्टेटमेंट के टर्म्स में आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है एक दो जगह। जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। हाँ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, आप उसे रिवर्सिबल बना सकते हैं, बट
फिर आपको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप चाहें तो लिख लीजिए spontaneous process, a spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agent। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टाइप में इस तरह के स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसी है, इरिवर्सिबल। नोट कीजिए। सो अब बेटा हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके आइसोकोरिक की। चलिए आइसोकोरिक ले लेते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, जब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके पास आइडियल गैस है, ठीक, तो आइडियल गैस के लिए अगर आपको याद हो तो डेल्टा एस मैंने आपको लिखाया था। डेल्टा एस हमारा था NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। ये याद आया? बिल्कुल, ये डेल्टा एस हमने आपको लिखाया था। यह एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिखाया था, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln, सॉरी प्रेशर के टर्म्स में यहाँ पे CP हो गया, NCP ln T2 by T1। इसमें तो कोई चेंज नहीं था, T2 by T1 वैसे ही रहा था, प्लस यहां पर आपका NR ln, हाँ जी, P1 by P2 चेक कर लो, P1 by P2। ओके, अब आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब V आपका कांस्टेंट हो गया, और V अगर कांस्टेंट हो गया बेटा, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 हो गया। तो सीधे सीधे आपका डेल्टा एस आइसोकोरिक की अगर हम बात करें, और पहले हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला बन गया, NCV ln T2 by T1। ये आया, चेक कीजिए। ये तो हमारे लिए आ गया सिस्टम का, ठीक है जी, बिल्कुल, ये सिस्टम के लिए आप नोट कीजिए। अच्छा, अब जरा देखते हैं सराउंडिंग के लिए क्या होगा। ठीक, हाँ जी, डेल्टा एस सराउंडिंग, ये आपका हो जाएगा माइनस DQ रिवर्सिबल बाय T सराउंडिंग, और आपका T1 से T2। बहुत ध्यान से, ठीक है। डेल्टा एस सराउंडिंग इज माइनस Q सिस्टम बाय सराउंडिंग, और Q सिस्टम का मतलब हो गया, चलिए मैं यहां सिस्टम लिख दूंगा, कोई बात नहीं, यहां सिस्टम लिख लीजिए, DQ सिस्टम बाय T सराउंडिंग। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 1 बाय T सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, T सराउंडिंग कांस्टेंट ले लीजिए, T सराउंडिंग आपका कांस्टेंट है, फाइन। तो ये आपका आ जाएगा NCV इंटीग्रेशन DT बाय, एक मिनट, T सराउंडिंग तो हमने बाहर ले लिया, सॉरी, NCV DT आ जाएगा बस। हाँ, ये तो T तो बाहर आ गया ना, T सराउंडिंग तो बाहर ले लिया हमने। ओके, लिमिट क्या आएगी, T1 से T2। तो यहां पे अगर आप देखें, बिल्कुल ये बहुत आसान सा है, ये आपका आ जाएगा NCV T2 माइनस T1
आप इतना सब नहीं करते, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, डिवाइडेड बाय टी सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर आप बात करते हैं तो माइनस एनसीवी T2 माइनस T1 अपॉन टी सराउंडिंग, ये आपका बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो आपका केस है वो आपका आइसोबारिक है। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइसोबारिक में आपको पता है P कांस्टेंट रहता है, P कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। ठीक है, वो जो सेकंड फॉर्मूला था आइडियल गैस के लिए उसको यूज करेंगे, और जैसे ही आप उसको यूज करेंगे तो डेल्टा एस सिस्टम, हाँ आइसोबारिक कंडीशंस में, आइसोबारिक प्रेशर वाली कंडीशन यूज करें, एन सीपी एल एन T2 बाई T1 माइनस माइनस प्लस जो भी था प्लस एन आर टी एल एन पी बाई पी लिख दूं, भाई ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। प्रेशर सेम है तो एल एन वन आ जाएगा, एल एन वन की वैल्यू जीरो। ओके, तो सेकंड वाला टर्म जीरो हो गया, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना डेल्टा एस सिस्टम आइसोबारिक का वो बन गया एन सी पी एल एन T2 बाई T1। अच्छा जी, सराउंडिंग की अगर हम बात करें डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एन सी पी T2 माइनस T1 अपॉन टी सराउंडिंग। क्यों? अरे क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग था ना, बिल्कुल नोट कर लो। एनसीपी डेल्टा टी वाला जो टर्म है वो आ गया। यस, आप चाहें तो इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सब चीजें आप रट चुके हैं, है ना। ओके, अब जो देखिएगा जो थर्ड केस है ये क्या है। थर्ड केस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लेते हैं। थर्ड केस में आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हो गया T1 इज इक्वल टू T2। फाइन। अच्छा, इसमें ना कई बार एक ये वाला केस भी पूछ लेते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मैंने आपको बताया है, फ्री एक्सपेंशन क्या था जब P एक्सटर्नल जीरो था। ठीक है, तो अब आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U आपका जीरो हो गया। क्लियर है? अच्छा जी, और W इज इक्वल टू जीरो हो गया क्योंकि फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल आपका जीरो था, तो P एक्सटर्नल जीरो तो आपका वर्क डन जीरो। इसका मतलब Q सिस्टम आपका क्या हो गया बेटा, जीरो। Q सिस्टम आपका जीरो हो गया, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक, हाँ, तो ये तो आपका फ्री एक्सपेंशन का केस आया। अब देखिए इसमें आपको अगर वो पूछे डेल्टा सिस्टम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सिस्टम अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आप कहेंगे, चलिए आइडियल गैस लगा दीजिए, एल सी वी एल एन टी बाई टी प्लस एन आर एल एन V2 बाई V1। ठीक है, बिल्कुल। तो डेल्टा एस सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर एन आर एल एन V2 बाई V1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। या इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हैं, एन आर एल एन P1 बाई P2। ठीक है, P1 P2 इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज और, डेल्टा एस सराउंडिंग अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से, क्या था फॉर्मूला, क्या था, माइनस क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्यू सिस्टम कितना है, अभी अभी देखा हमने, जीरो है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आ गया, जीरो आ गया। फाइन। और जब आप बात करते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स की, तो भाई यूनिवर्स में तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको जो है लिंक बनता चल रहा होगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एन आर एल एन V2 बाय V1। तो अगर आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं
तो आप बड़ी इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते। इतनी सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती बेटा, आपको बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले आपको अगर याद है बेसिक वाले, तो आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रोसेस में आप डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। तो ये हमने आपसे कहा कि पहली जो हमारी फ्री एक्सपेंशन की प्रोसेस आई। सेकंड देखिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहा हूं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक। अच्छा, अब रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा एस सिस्टम आपका एन आर एल एन V2/V1 यही होता था, याद करो। हाँ, आप चाहो तो प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, और NRLN P1/P2 ये भी लिख सकते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 है। चलिए, तो डेल्टा एस सिस्टम आपने लिख लिया। डेल्टा एस सराउंडिंग लिखिए जरा। डेल्टा एस सराउंडिंग आपका होता है -Q रिवर्सिबल बाय T। बहुत ध्यान से, हाँ, Q रिवर्सिबल। आइसोथर्मल में डेल्टा U 0, Q किसके बराबर? ओके, -NRLN/V2/V1। देखिए, ये थर्मोडायनेमिक्स याद होनी चाहिए बिल्कुल, बिकॉज Q आपका -W रिवर्सिबल, याद आया? ओके, और ये केमिस्ट्री के हिसाब से लिखा रहा हूं आपको। S यूनिवर्स क्या हो जाएगा? डेल्टा S यूनिवर्स बेटा आपका 0 हो जाएगा। क्यों? अरे दोनों तो बराबर है, बस साइन का डिफरेंस है, तो एक को जोड़ोगे, एक को। गुड गुड गुड, नोट कीजिए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। तो डेल्टा एस सिस्टम भी आपको बता दिया, डेल्टा एस सराउंडिंग आपको बता दिया, और डेल्टा एस यूनिवर्स निकालना भी बता दिया। ठीक है, चलिए, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस भी तो हो सकती है, तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अब आपको पता है डेल्टा यू तो आपका 0 है, क्लियर? डेल्टा एस सिस्टम हमें निकालना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, वो हमें पता है। अब बेटा डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन भाई हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन अगर हमारी सेम है और डेल्टा एस सेम आएगा, क्योंकि एस इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन अगर आपको याद हो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कंप्रेशन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता था, सेम रहता था। एडियाबेटिक में चेंज आता था, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एस इरिवर्सिबल को मैं डायरेक्टली कह सकता हूं डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल के बराबर। ओके, यहां पे आप NRLN V2/V1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, या आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, NRLN P1/P2। ओके, तो रिवर्सिबल के बराबर ही होता है, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग, हाँ जी, -Q इरिवर्सिबल बाय T, -Q इरिवर्सिबल बाय T। Q सिस्टम जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का है। तो अब अगर आप देखें डेल्टा U 0 है, तो ये आपका हो जाएगा W इरिवर्सिबल बाय T सराउंडिंग है, T सराउंडिंग है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, T सराउंडिंग। ठीक है, चलिए, अब W इरिवर्सिबल क्या था, याद है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही तो कहा था, बिल्कुल सही बात है। ये सब याद होंगे तो बड़े आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, -P एक्सटर्नल V2 - V1, V2 फाइनल टेम्परेचर, V1 इनिशियल टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय T सराउंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, एक और ठीक है, यही आप लिख सकते हैं।
और V2 V1 अगर आपको प्रेशर के टर्म्स में निकालना है तो nRT by P2 और nRT by P1 उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब बात क्या आई, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस यूनिवर्स, दोनों का एडिशन। तो यहां पे आप सिंपली लिख सकते हैं -W रिवर्सिबल बाय T सराउंडिंग प्लस W इरिवर्सिबल बाय, ओके T लिख लीजिए ना, T और T सेम होगा ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, T तो यही आएगा। ओके, क्लियर हुआ। डेल्टा एस यूनिवर्स इज -W रिवर्सिबल बाय T प्लस W इरिवर्सिबल बाय T। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। तो ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तीन कंडीशन देखी, एक फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग और डेल्टा यूनिवर्स क्या होगा, फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल देखा और फिर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस देखा। नोट कीजिए, फिर बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो बेटा एंट्रोपी चेंज देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है क्यू सिस्टम आपका जीरो, हाँ जी, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अब जरा देखिएगा, पहले फिर से बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की। जब आप फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो आपका डेल्टा एस सिस्टम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ, nRln V2/V1, nRln V2/V1। ये आप चाहें तो प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग ये आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज क्यू सिस्टम आपका जीरो है बेटा। ठीक, और डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर आप बात करें तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या आ जाएगा, nRln V2/V1, जो सिस्टम का है वही आएगा क्योंकि सराउंडिंग तो जीरो हो गया। हाँ जी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सेकंड केस ले रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन में ये हो गया। तो इसको ना आप जो है एक टेबल सी बनाइए चारों प्रोसेस की और उसमें लिख लीजिए कि हाँ ये डेल्टा एस क्या क्या होता है। ये आपके पास रटे हुए होने चाहिए बेटा, इसमें इतना टाइम नहीं है कि आप फिर वहां पे जो है पूरा पूरा कैलकुलेट करते हैं। याद हो तो अच्छा, आप निकालना चाहें आपके पास टाइम है तो बिल्कुल निकल सकता है, वहां पे भी निकल जाएगा, बट बेटर है कि आप इसे रट लें। जी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की अब मैं बात करूंगा। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जब हम कहते हैं तो आपको पता है क्यू रिवर्सिबल आपका जीरो है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, तो क्यू तो जीरो हो गई, ये सबसे आसान। अब अगर आप कहेंगे कि भाई आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या हो गया, तो डेल्टा एस सिस्टम आपका जीरो हो गया, चेक कर लो। ओके, और डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो आपकी एंट्रोपी चेंज नहीं होती, ना सिस्टम की, ना सराउंडिंग की और ना यूनिवर्स की। तो आप यहां पे कह सकते हो डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, या यहां पे एस आपका कांस्टेंट हो जाता है। और इस प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है, इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, इजेंट्रोपिक, इजेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। इसमें आपकी एस जो है वो चेंज नहीं होती, इजेंट्रोपिक प्रोसेस। फाइन, हाँ, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और लास्ट जो है वो है आपकी इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, और इसी में सारा खेल है। इरिवर्सिबल
एडियाबेटिक प्रोसेस। अब अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था वो जो टेम्परेचर होता है ना, कौन सा, इरिवर्सिबल का, हाँ, वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के इक्वल नहीं होता, याद आया, वो चेंज हो जाता था। तो अगर मैं एक पीवी ग्राफ बना के आपको दिखाऊं और मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए मेरे पास पीवी ग्राफ है, पहले मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं, पीवी, और भाई ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, आइसोथर्मल हो एडियाबेटिक हो, ग्राफ तो इसी तरह का था, एक की स्लोप ज्यादा होती थी बस। तो अभी एक्सपेंशन का दिखा रहा हूं, मान लीजिए ए से बी पे आप गए, फाइन, हाँ जी, यहां पे आपने कहा सर टेम्परेचर टीबी हो गया, फाइनल टेम्परेचर जो था वो टीबी था, यहाँ पे टी ए था, टी ए की वैल्यू हम T1 ले रहे हैं, टीबी की वैल्यू हम T2 ले रहे हैं, क्लियर है। अब अगर आपको याद हो हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो आपका जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, वो इससे ज्यादा हो जाता था, याद आया। तो वो कुछ T2 डैश ले लेते हैं, T2 डैश इज फाइनल टेम्परेचर, T2 dash is final temperature for irreversible process। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, यही चीज है जहां पे आप फंस जाते हैं कई बार, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि फाइनल टेम्परेचर मेरा पीबी हो गया, ठीक, पीबी हो गया, फाइनल टेम्परेचर पीबी हो गया। तो अगर आपको एडियाबेटिक में फाइनल टेम्परेचर आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों का सेम माना, यस, फाइनल टेम्परेचर सेम माना, और आपका फाइनल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना है, फाइनल प्रेशर आपने सेम मान लिया, प्रेशर ये है बेटा आपका, अच्छा मैंने टेम्परेचर, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा अगर आपने फाइनल प्रेशर सेम माना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, ठीक है, तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर चेंज होना यानी आपका वॉल्यूम बढ़ गया होगा। तो ये बी की जगह आपकी प्रोसेस जो एंड हो रही होगी वो बी डैश पे हो रही होगी, या इसको बी स्टार कह लीजिए, बी स्टार पे, या तो यहां पे एंड होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कहा कि सर मेरा वॉल्यूम सेम मान लिया मैंने, ये देखिए ये वॉल्यूम सेम मान लिया आपने, तो अगर आपका वॉल्यूम सेम है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए आपका जो ये आएगा बी स्टार, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 1 कह लेते हैं, ये समझ में आया। तो आपका जो बी पॉइंट है वो या तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा या प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि आपका टेम्परेचर इंक्रीज होना है, इसलिए हमने आपसे क्या कहा, या तो आप प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट मानेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो जरा देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एस इरिवर्सिबल क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा डेल्टा एस ए B1 स्टार, कह सकते हैं B1 स्टार, ओके। तो हाँ, ए से B1 तक आ गए ना आप, देखिए देखिए देखिए, ये आपकी एक पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, एक रिवर्सिबल प्रोसेस पे आइए, रिवर्सिबल प्रोसेस ये वाली रही, और उसके बाद सीधे आगे चले जाइए, कहां से, बी से B1 तक, बी से B1 तक, प्रेशर कांस्टेंट पे, तो ये कितना आ जाएगा बता सकते हैं आप, NCP-ln T2 डैश बाय, ओके, T2 डैश समझ रहे हैं, T2 डैश ये रहा, T2 डैश इस जगह का टेम्परेचर है, ठीक है, T2 डैश बाय इनिशियल टेम्परेचर T1 था, प्लस NR-ln P1 बाय P2, चेक करो जरा,
ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एस इरिवर्सिबल, ये हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, एस ए बी टू स्टार, ए बी टू स्टार, ए बी टू स्टार के लिए क्या लगाएंगे? एन सी वी एल एन टी टू डैश बाय टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। कहानी तो वही है। यस, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ये देखो ये देखो, डेल्टा एस ए बी डैश अगर आप लिख रहे हो, डेल्टा एस ए बी डैश अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एस, ए से बी पे आओ, प्लस बी से बी डैश पे चले जाओ। अच्छा, स्टार लिखा है ना हमने, सॉरी सॉरी, स्टार कर दो, स्टार कर दो, स्टार वन का है, ओके, ये लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो बेसिकली ये वाला टर्म तो जीरो है, ये तो रिवर्सिबल है, एस ए बी तो रिवर्सिबल है, तो ये तो आपका जीरो आ ही गया ना। पिछले वाली प्रोसेस में देखिए, रिवर्सिबल में तो आपको पता है ये तो जीरो है, इसलिए ये वाला टर्म जो है ये किसके बराबर हो गया? ये आ गया बी से बी डैश। एक बार फिर से बी से बी डैश, ये प्रोसेस कैसी है? कांस्टेंट प्रेशर की है, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आइडियल गैस है भाई, बिल्कुल सही बात, कर लेंगे, वेरी गुड। हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक। और फिर देखिए, डेल्टा एस सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं, डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग बताइए। जीरो, क्यों? क्यों? सिस्टम रिवर्सिबल, ओके। और डेल्टा एस यूनिवर्स की अगर हम बात करें, तो यहां पर ये एक नोट कर लेना बेटा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ये आपका आएगा एन सी पी एल एन टी टू डैश बाई टी टू, एन सी पी एल एन टी टू डैश बाय टी टू, और ये टी टू डैश टी टू से ज्यादा होता है, इसलिए ये डेल्टा एस यूनिवर्स हमेशा बड़ा होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ, तो इस पे आपको चांसेस थोड़े कम हैं, एडवांस में मिल सकता है, बिल्कुल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। एंट्रोपी पढ़ रहे हैं बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन कई बार मिल जाता है, दैट इज टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट इंजन, ठीक। अब अगर कार्नोट इंजन की आप बात करें, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो प्रोसेस थी, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक प्रोसेस से मिलके हमारा कार्नोट इंजन बना था, और ये हमारा कार्नोट इंजन का डायग्राम रहा, ठीक है। ये पीवी डायग्राम है, और हमें इसके लिए बनाना है टीएस डायग्राम, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसके साइड में ही कोशिश करता हूँ इसको बनाने की। चलिए पहले तो यहाँ पे, अच्छा मैंने पीवी कॉपी कर दिया, जस्ट अ मोमेंट, इसको मैं टीएस कर देता हूँ। हाँ, जैसे हमने वो पहले पीवी से वीटी डायग्राम वगैरह बनाए थे, बस वैसे ही आपको सोचना है इसको, ये मुझे टीएस डायग्राम बनाना है, फाइन। अब सबसे पहले हम देखें, अगर हम देखें ए से बी हमारी प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन भी कौन सा है? एक्सपेंशन कौन सा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं कि एक्सपेंशन जब होता है, तो हमने आपसे कहा था कि जब भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज करती, वेरी गुड। तो आपने कहा कि भाई सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा और एंट्रोपी आपकी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो ए से बी ये आ गया, चेक कीजिए जरा, ए से बी समझ में आया? अब बहुत इंटरेस्टिंग है,
अब क्या है कि आपके पास बी से सी जा रहा है, बी से सी जब आप जा रहे हैं तो ये प्रोसेस है आपकी कौन सी, रिवर्सिबल प्रोसेस और एडियाबेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका मतलब डेल्टा एस जीरो हो गया बेटा, डेल्टा एस जीरो। डेल्टा एस जीरो होने का मतलब एस में कोई चेंज नहीं आएगा। ये सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ये ऊपर ऐसे भी जा सकता है और ये नीचे भी आ सकता है। तो अब आपको बताना है कि जब आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? अगर आपको ये याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये आपका सी इधर आ जाएगा, फाइन। और फिर सी से डी तो आपको पता ही है कि डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और फिर डी से आके ये बिल्कुल, तो एक रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। हाँ जी, टीडीएस ग्राफ जो है वो कार्नोट इंजन का, अब आपको कभी भी दिख जाए तो आप बड़ी इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज और लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ टीएस ग्राफ, ये आपका इंटीग्रेशन टीडीएस लिख सकता हूं इसे। और ये क्या होता है, क्यू। तो कई बार क्या करते हैं, एरिया दे देते हैं, ओ सॉरी ग्राफ दे देते हैं टी और एस ग्राफ। तो ये जो एरिया आपका आया ये आपकी क्या है, क्यू, फाइन। अब देखिएगा, इसको अगर थोड़ा सा और इलेबरेट करें, एरिया ऑफ, या एरिया अंडर कर दीजिए, एरिया अंडर ए बी ग्राफ, एरिया अंडर ए बी ग्राफ। हाँ जी, एरिया अंडर ए बी ग्राफ क्या होगा, हीट, इसे कहते हैं Q1, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। ये पहले भी आपको याद है, हीट टेकन फ्रॉम सोर्स। देखिए यहां इरिवर्सिबल की जिक्र भी मत कीजिएगा, क्योंकि कार्नोट इंजन की जब हमने बात की थी तो हमने प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल ली थी। तो आंख बंद करके इसको यूज कीजिए। अब जरा देखिएगा, ये मैं कलर से दिखा रहा हूं आपको, ए बी के अंडर ये वाला ग्राफ है बेटा। तो ये पूरा जो रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय ग्राफ का एरिया, ये आपका Q1 है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपको टी ए दिया हुआ है, तो टी ए एस बी माइनस एस ए, ये आपका क्यू हो गया, टी डेल्टा एस। याद आया? बस इतनी आसान सी चीज है, ठीक है। उसके बाद एरिया अंडर सी डी ग्राफ, सी डी ग्राफ ये आपका Q2 है। देखिएगा जरा कैसे, ये वाला जो ग्राफ, अब आप देखेंगे ग्रीन और रेड वाला जो मिक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला ग्राफ, ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। ये ग्राफ क्या है, मान लीजिए मैं इसे टीबी कह लूं, नीचे वाले टेम्परेचर को T2 कह लीजिए, बात एक ही है यार, T2 कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा T2 इंटू एस डी माइनस एस सी होगा, यस। और एस डी एस सी से छोटा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये Q2 हो गया, अपने आप Q2 हो गया, फाइन। हाँ, और टोटल एरिया आपको पता है वो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। Q जिसे आप कह रहे हैं वो Q1 माइनस Q2। अगर आप Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, और हो सकता है ये Q1 प्लस Q2 लिखा हो विद साइन, साइन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको ऐसे ले लो। चलिए, अच्छा एक और चीज यहीं पे हमने पढ़ा था, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी था 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। तो ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है T2 T1 आपको दिख रहे होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज ओनली ट्रू फॉर कार्नोट। हाँ, कहीं और मत लगा देना,
कार्नोट इंजन के लिए ट्रू होता है बेटा, और कहीं मत ट्रू कर देना इसको, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एंट्रोपी वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, चेंज इन एंट्रोपी, और साथ में टीएस ग्राफ भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे बेटा गिब्स फ्री एनर्जी की। तो अब बेटा हेडिंग डालिएगा गिब्स फ्री एनर्जी, और यहां पे अगर आप जी को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया H माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी इज डिफाइंड एज H माइनस टी एस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। But again, it's very difficult, or we cannot calculate. We can say we cannot calculate absolute value. We can only calculate the change in Gibbs free energy. Fine. So आप चाहें तो लिख लीजिए, we can only calculate change, not absolute value. क्यों? अरे यार एस की हमें ना एब्सोल्यूट पता है, ठीक है ना, तो इसकी कहां से निकाल लेंगे? बिल्कुल। तो यहां पर जब आप बात करते हैं डेल्टा जी, ठीक, तो एक कहानी मैं पहले लिख देता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी क्या होगा। टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो डेल्टा जी मेरा हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बात समझ में आई? हाँ, या इसको आप अगर कैलकुलस वाले उसमें लिखना चाहें, डीजी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस। ऐसा क्यों लिखा मैंने? बिकॉज टी मेरा कांस्टेंट हो गया ना बेटा, टी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये सारी कंडीशंस के लिए ट्रू है, इंपॉर्टेंट, फॉर ऑल कंडीशंस। हाँ, ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए, ये ही आपके काम आएगा, ठीक है। ये आपका होता है dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको याद रखो, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। और इसमें मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि कैसे कैसे कब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जो कंडीशंस हैं वो बाद में डाल देते हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन डालते हैं, पहली कंडीशन डालते हैं इसमें, इफ t इज कांस्टेंट, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट ले लिया। जैसे ही हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया बेटा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं dg इज इक्वल टू वी डी पी। ये बात समझ में आई? क्यों? बिकॉज यहां से dt की वैल्यू 0 आ गई और ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई dg इज इक्वल टू वी डी पी। तो अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप सिंपली उसे वी डी पी लिख सकते हैं। क्लियर है? यस, तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज VdP। अच्छा, अब जरा लिखिएगा, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ बेटा, जब आप प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। जरा दिमाग पे जोर डालिए, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये केवल गैस के लिए होता ना। वॉल्यूम सेम व्हेन प्रेशर इज चेंज्ड, प्रेशर इज चेंज्ड, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन dg इज इक्वल टू इंटीग्रेशन vdp। यहां पे वी लिख दिया, p1 से p2 और ये g1 से g2। क्लियर? तो डेल्टा जी आपका क्या आ गया, g1 माइनस g2 माइनस g1 क्या हो गया, डेल्टा जी। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज v p2 माइनस p1। तो जो आपको फॉर्मूला दिया गया उसको आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके नए नए फॉर्मूले बना सकते हैं। फाइन है? चलिए, तो ये तो सॉलिड और लिक्विड के लिए हो गया। अब आइडियल गैस के लिए कैसे करें? फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? देखिएगा, डीजी, अब बेटा जब यहां पे आप बात करते हैं तो वी कांस्टेंट नहीं रहता प्रेशर के साथ। हाँ,
बिल्कुल सही बात है। तो हम टेम्परेचर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में वी और पी दोनों वेरिएबल होते हैं, ठीक। तो यहां पे आप इसे कैसे लिखेंगे देखिए जरा। इंटीग्रेशन पी की जगह मैं लिख दे रहा हूं वी डी पी था ना, एन आर टी अपॉन पी डी पी, ऐसे लिख दूं। बहुत ध्यान से करना इसको। v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। कोई डाउट हो तो मन में पूछ लेना। अच्छा जी, ये G1 से G2 गया, ये P1 से P2 गया। चलिए बहुत ध्यान से, डेल्टा G इज इक्वल टू एन आर टी एल एन P2 बाय P1। अब कंफ्यूजन होना शुरू होते हैं, रटना ध्यान से। एक क्वेश्चन अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब एक वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते थे, एन आर टी एल एन V2 बाय V1 था, P1 बाय P2 था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उल्टा हो जाता है, एनआरटी एल एन P2 बाई P1, इसका W के साथ कोई रिलेशन वैसे नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज में आएगा आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए डेल्टा जी सबसे ज्यादा यूज में आएगा, एन आर टी एल एन P2 बाई P1। तो नोट कीजिए, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आइसोथर्मल कंडीशन के लिए हमने डेल्टा जी निकाल लिया। फाइन। अब बात करते हैं, सेकंड केस लेते हैं। जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी। तो सेकंड केस लिखिएगा, इफ P इज कांस्टेंट। हाँ, P कांस्टेंट का मतलब डीपी की वैल्यू 0 आ गई। फाइन। तो हमने आपसे कहा था फॉर्मूला तो आपको एक ही याद रखना है, dg इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, यही था। बिल्कुल बिल्कुल, डीपी की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा, dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब हम इसे करेंगे तो यहाँ G1 से G2 लिमिट डालेंगे और टेम्परेचर T1 से T2 डालेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि आप ना तो एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना गिब्स फ्री एनर्जी की, तो आप इसको क्या करते हैं, आप डेल्टा जी ले लेते हैं। हाँ, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, डी डेल्टा जी। यहां पे डेल्टा G1 से डेल्टा G2, यहां पे आ जाता है माइनस डेल्टा एस डी टी, यहां पे T1 से T2। ये ना लिख के हम यहां पर चेंज लिखते हैं, ठीक है। यस, बिकॉज एब्सोल्यूट एस इज नॉट नोन। हाँ, एक लॉ आगे पढ़ेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जनरली इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया देखिएगा, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस T2 माइनस T1। ये इक्वेशन जनरली यूज होती है केमिकल रिएक्शंस की डेल्टा जी। तो ये डेल्टा जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T1। डेल्टा G1 क्या है, नोट कर लो इसको। डेल्टा G1 क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट टेम्परेचर T1। और डेल्टा G2 क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट टेम्परेचर T2। फाइन। तो जनरली ये जो है, इसको चाहो तो आप नोट कर लो, ये केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है। जैसे केमिकल रिएक्शन कहेगा T1 से T2 टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो वहां पर डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस T2 माइनस T1। नोट कीजिए। हेडिंग डालिएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अब हम इसे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी देखेंगे, ठीक है। तो डेल्टा जी से हमें कैसे पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है।
ओके, आपको पता है डेल्टा एस यूनिवर्स अगर मैं आपसे कहूं तो वो आपका डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस सिस्टम माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग। देखिए ये सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं एट कांस्टेंट, वैसे तो इसका रिजल्ट याद रखना होता है, इतने सबकी जरूरत होती नहीं, बट फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये कहां से आ रहा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता है कि क्यू सिस्टम मेरा जो होता है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में जो क्यू सिस्टम होता है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है। ओके, तो डेल्टा एस यूनिवर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। कुछ बात समझ में आई? क्यू रिवर्सिबल सिस्टम जो लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ ये जो लिखा हुआ था ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो डेल्टा एस यूनिवर्स जो हमने लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाय टी। क्या ऐसे लिख दूं, एलसीएम ले लिया, वेरी गुड। अब मैंने आपसे कहा डेल्टा एस यूनिवर्स, अरे ये टर्म कुछ समझ में आया आपको? हाँ, ये है माइनस डेल्टा जी अपॉन टी। क्लियर? तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एस यूनिवर्स इंटू टी। क्लियर है? तो जरा देखें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 था, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरी डेल्टा जी जो है वो अगर लेस देन 0 होगी, डेल्टा जी लेस देन 0, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी। या रिएक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि मेरी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो आप चाहें तो उसको लिख लीजिएगा, रिएक्शन मूव्स इन, इसमें स्ट्रेट क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, केवल डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करनी होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, और देखें अगर फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अच्छा जरा डेल्टा एस यूनिवर्स के टर्म्स में बात करें। डेल्टा एस यूनिवर्स हमने आपसे क्या कहा था, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं डेल्टा जी की बात करूंगा तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अरे यार टी तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं ना, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बेटा, 0 केल्विन से नीचे कहां चले जाए, ठीक। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जब भी आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ऐसा हमने इक्विलिब्रियम वगैरह में भी चीजें पढ़ी थी, याद आया? बिल्कुल सही बात। और फॉर इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो डेल्टा एस मेरा 0 होता है, या मैं ये कह सकता हूं डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और डेल्टा जी अगर आपका 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो ये हमने गिब्स फ्री एनर्जी को चेक किया। गिब्स फ्री एनर्जी की हमने बेसिक चीजें देख ली। एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेटा, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड स्टेट पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उनके बीच रिलेशन क्या होता है।
और ये इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने केपी केसी पढ़ा था, तो उन केपी केसी के साथ भी ये रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, या के इक्विलिब्रियम के साथ डेल्टा जी नॉट का क्या। वहां पे मैंने आपको केवल फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो, इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर उसको, हाँ, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हुआ था, बट क्योंकि उस समय हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय।